हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो लास्ट ईयर जब हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देखा तो वहां पे हम लोगों को 5 to 6 क्वेश्चंस उस साल के इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिले। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से ही, स्पेशली जब से 2015 के बाद हमारे एग्जाम, हमारे पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले साल से हम लोगों को एक आइडिया लगा कि एचपीपीएससी जो है वो कुछ ट्रेंड्स को चेंज कर रहा है और इकोनॉमिक सर्वे से काफी प्रश्न उसके द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कल लास्ट डे ही इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया गया, तो आज से हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर अपनी स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो हम पिछले कुछ सालों से करते आए हैं। तो आज हम लोग जो हमारा पहला लेक्चर है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट भी रहती है या हमसे बोलते भी रहते हैं कि सर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, 300 पेजेस के आसपास का डॉक्यूमेंट है, हम इसको कैसे मेमोराइज करें, हम इसको कैसे याद रखें। ध्यान रखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा डाटा, कौन सा फैक्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और कैसे ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है। सबसे पहले अगर मैं मेंस की बात करूंगा तो जो आपका सिलेबस है जीएस 1, 2, 3 का, जहां पे हिमाचल प्रदेश जीके, या मैं ऐसा भी कहूंगा कि जो हमारा नॉर्मल हिस्ट्री या नॉर्मल जो हमारा इकोनॉमिक पोर्शन है, क्लियर, वहां पे भी जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेंस में तो डायरेक्ट मैपिंग हो जाती है कि जैसे एग्रीकल्चर हम लोगों को जीएस 3 में देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशल चैप्टर जो है वो हमें यहां पे भी देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आसान भाषा में आप सब लोग जो मेंस का सिलेबस है उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे को मैप करोगे, उसका जो डाटा है उसको अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर्स जो है वो अच्छे लिखे जाएं या उनमें वैल्यू एडिशन हो। लेकिन प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलती है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा। तो हम लोग हमारी इस सीरीज में 2 काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एंड सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी जिस्ट, जैसे लास्ट ईयर भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई थी, इस साल भी हम लोग आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा तो आपका या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सब लोगों को पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश जी के ब्रैकेट में है तूफानी पहाड़ी, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज के लेक्चर के इमीडिएटली बाद जिस्ट जो है वो शेयर की जाएगी और ऐसा ही सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में भी किया जाएगा। यानी कि जैसे पार्ट 2 हमारा आएगा तो पार्ट 2 के जो हम 4 या 5 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे उनकी जिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करो। क्लियर। लेकिन अगेन सजेशन मेरी हमेशा यही रहती है कि जितना अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप जरूर पढ़िए, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा समय स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता है, तो यही कारण है कि हम लोग जो है वो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको समराइज करके, इकोनॉमिक सर्वे को समराइज करके आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इससे पहले आज के इकोनॉमिक सर्वे के सेशन की शुरुआत की जाए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, उसमें किन किन पहलुओं का जिक्र किया गया है। अगर मैं लास्ट ईयर के साथ इकोनॉमिक सर्वे को कंपेयर करूंगा तो कोई चेंज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उससे पहले कोविड नहीं था, तो यही कारण था कोविड को स्पेशली टारगेट नहीं किया जाता था, कोविड के बारे में या कोविड के इंपैक्ट को असेस नहीं किया जाता था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। लेकिन लास्ट ईयर और इस साल भी हम लोगों ने देखा कि कोविड के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर जो है वो इन्होंने डेडिकेट किया, जहां पे ये बताया गया कि क्या क्या चैलेंजेस कोविड के टाइम पे हमारे द्वारा, हमारी इकोनॉमी के द्वारा फेस किए गए और सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, क्लियर, उनको कैसे एड्रेस करना है, उनका क्या स्टेटस है, इससे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन, सारे के सारी जानकारी देता है। तो जैसे काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इतना फैक्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने इस फैक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है उसको हमने क्यों रीड करना है। ध्यान रखिए, सिर्फ फैक्ट नहीं है, क्लियर, ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित हमारे हिमाचल की इकोनॉमी है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि कोविड का क्या इंपैक्ट प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज के ऊपर, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर यानी कि इंडस्ट्रीज के ऊपर, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर उसके ऊपर क्या पड़ा, तो उसके लिए मेरे को इकोनॉमिक सर्वे के बारे में या इकोनॉमिक सर्वे से डाटा को पिक करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकूं। एक आम इंसान जब जवाब देगा कि कोविड का क्या इंपैक्ट पड़ा,
तो वो ऐसे आंसर करेगा कि एग्रीकल्चर जो है उसका सामान नहीं बिका, या उसका जो सप्लाई चेंज था या उसका जो डिमांड साइड था उसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इंडस्ट्री वाला बोलेगा कि उसका रॉ मटेरियल नहीं आया। सर्विस वाला जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, जैसे आप सब लोग यहां पे देख ही सकते हो कि अगर मैं जनरली भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा तो आप लोग बता दोगे कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हर एक चीज बंद रही और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन हम लोगों को देखने को मिले, तो वहां पे भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है उसने काफी उसको जो काफी जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ा। तो ये नॉर्मल है, जनरलाइज है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों को एग्जैक्ट डाटा बताता है कि कितना परसेंट डिक्लाइन जो है वो टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर देखने को मिला। क्लियर? तो बेसिकली जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आप चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग या जो भी समझते हो, उसको फैक्चुअल बैकिंग जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा दी जाती है। तो इसको वैसे ही आप लोग रीड करिए और पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड पहलू हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हम लोगों ने पिक करना है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे साल का है इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। जैसे जो सबसे पहला चैप्टर है वहां पे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे यहां पे हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। क्लियर? उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों की आय कितनी है, आमदनी कितनी है, और उसको कंपेयर किया गया है नेशनल लेवल के साथ, यानी कि इंडिया के ओवरऑल कंपैरिजन जो है वो हम लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा कि जब कोविड था तो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या था, और कोविड के दौरान ये जो 1-2 साल हमारे हैं तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इवन पहले और दूसरे चैप्टर को अगर मैं एक साथ जोड़ के आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग ऐसा ही करेंगे, तो जो सेक्टोरल एनालिसिस है, यानी कि जो आगे हमारे इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, अलग अलग एरियाज रहते हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, कैसे ग्रोथ देखी, कैसे हम लोगों ने पॉजिटिव ग्रोथ देखी कुछ सेक्टर्स में, कुछ में नेगेटिव ग्रोथ देखी, वो सबसे पहले और फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला लेक्चर काइंड ऑफ इकोनॉमिक ओवरव्यू रहता है, उसके बाद हर एक चैप्टर जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को देगा। क्लियर? जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो बेसिकली जो कोविड का इंपैक्ट रहा हिमाचल प्रदेश के ऊपर या हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड ये चैप्टर है। लास्ट ईयर भी हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन लास्ट ईयर की स्थिति डिफरेंट थी, आज की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। इस स्पेसिफिक टाइम पे कोविड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला है पिछले 1 साल में, और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा भी काफी कदम उठाए गए हैं। तो दोनों पहलू की क्या इंपैक्ट है और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए, ये हम लोग हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली इन पहले 3 चैप्टर्स के ऊपर आधारित है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हर साल की तरह आप लोगों के साथ जो भी इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? तो आप लोग बस रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ये एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है अनटिल और अनलेस आप काफी समय से इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो ना कर रहे हो। जो बच्चे पिछले 2-3 साल से इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए आसान डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उनको मैक्सिमम चीजों के बारे में आइडिया है, बस उन्होंने अपने जो फैक्ट्स हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको ही अपडेट करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इसको रीड कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्लियर? तो पहले 3 चैप्टर्स का जो बेसिक ओवरव्यू है वो ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा वहां पे हम लोग जो है वो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हम लोग मैप करेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ, यानी कि हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, हिमाचल प्रदेश ने कौन कौन से गोल्स को अचीव कर लिया है, कौन से गोल जो है अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। क्लियर? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा चैप्टर है। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके साथ स्पेसिफिकली जो हमारा प्राइस मूवमेंट है, एग्रीकल्चर है, ड्रिंकिंग वाटर है। क्लियर? और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। सिमिलरली जो 9 चैप्टर है वो इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश के अंदर, अब समझने की कोशिश करिए। जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एक ओवरव्यू रहेगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को डिफरेंट लेक्चर में देखने को मिलेगी या डिफरेंट चैप्टर में देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री के बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को जैसे जो हमारा चैप्टर 9 है उसमें देखने को मिलेगी। उससे रिलेटेड जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो हम लोगों को 10th लेक्चर में देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस की है वो हमें यहां पे देखने को मिलेगा। कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स नए आए हैं, पुरानों का क्या स्टेटस है, कहां पे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, वो सारा हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही देखने को मिलता है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये प्रश्न पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। ध्यान रखिए, जो हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई होंगी ना पिछले 8 9 10 महीनों में, वो सारी हैपनिंग जो है वो हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिल जाती है। यही कारण है हम लोग कहते हैं कि सर्वे और बजट पे ज्यादा फोकस कर लो, जो हिमाचल का करंट अफेयर है वो अपने आप इसका हिस्सा बन जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट का क्या स्टेटस है, जो सोशल सेक्टर है यानी कि शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओल्ड एज है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, यानी कि जो डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए क्या, उसकी क्या स्थिति है और सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो पिक किए गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, क्योंकि जब मैं मेंस के सिलेबस के साथ इसकी मैपिंग करता हूं तो मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस स्पेसिफिक चैप्टर से जो वो कवर हो जाते हैं। तो मेंस में कुछ ऐसे हमें सिलेबस का ऐसा हिस्सा है जो बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलता है, वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे से जो है वो कवर होता है। क्लियर। इसके साथ साथ रूरल सेक्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है, अर्बन सेक्टर की क्या डेवलपमेंट है, क्लियर, और साथ में जो है वो इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन हमारे GS3 का हिस्सा है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये सारे के सारे पहलू जो हैं वो आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में कवर किए जाएंगे। क्लियर। तो सबसे बड़ी बात यही है, होपफुली ये टॉपिक्स देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जो मेंस है वहां पे तो डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगी। प्रीलिम्स में थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है कि किसी भी तरह का छोटा बड़ा फैक्ट जो है वो हम लोगों से पूछा जाता है, और आपको पता ही है कि हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चाहे मैं बाकी एलाइड की बात करूं, नायब तहसीलदार की बात करूं, HS की तो मैं कर ही रहा हूं, जो हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वहां पे बहुत ही डिफरेंट तरीके से, यानी कि बड़ी फैक्ट डोमिनेटिंग क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जितनी ज्यादा फैक्चुअल डोमिनेशन होगी, इसका मतलब है कि वहां पे थोड़ा हमारा चैलेंज रहेगा कि हमें चीजों को याद करना पड़ेगा, चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये था हमारा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिए गए हैं। अब हम लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, जहां पे हम हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से शुरू करेंगे। अब ध्यान रखिए, यहां पे मैं आपको कंसेप्ट तो नहीं कराऊंगा, होपफुली आप लोगों को बेसिक इकोनॉमी के बारे में पता होगा, लेकिन जहां जहां थोड़ा टेक्निकल शब्द आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की। अगेन मैं टेक्निकल लैंग्वेज में फिर भी नहीं समझाऊंगा, जो एक लेमन भाषा में चीजें समझ आ सकती है मैं उसी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको जो है वो करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट होती है उसको हम लोग जो है वो रियल GDP कहते हैं, और जो करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट होती है उसको जो है वो नॉमिनल GDP कहा जाता है। इसके आगे और GDP की भी फर्दर डिवीजन है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, मार्केट प्राइस के ऊपर है। क्लियर। आजकल जो GDP कैलकुलेट रहती है वो आपकी मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती है। क्लियर। तो अगर मैं GDP की बात करूंगा तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिनको आइडिया है, वो बस जल्दी ही मैं जो हमारा सर्वे है उसके ऊपर मूव कर रहा हूं, क्योंकि अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं कांस्टेंट प्राइस की बात करूंगा तो यहां पे एक बेस ईयर लिया जाता है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए, ताकि जो हमारी इनकम है देश की, क्योंकि GDP का आसान भाषा में मतलब क्या है कि जो एक देश की इनकम कितनी है, एक देश के अंदर, देश की टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की गई, उनकी फाइनल वैल्यू क्या है, वो हमारी आसान भाषा में जो है वो GDP रहती है। तो GDP जब कांस्टेंट प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए बेस ईयर डिसाइड किया जाता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आज 2022 चल रहा है, तो आज इस पेन की जो कीमत है वो कीमत मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इस पेन की कीमत कंसीडर करूंगा इसके बेस ईयर के अकॉर्डिंगली। तो आज जो हमारा बेस ईयर है वो क्या है, वो है हमारा 2011-12। क्लियर। तो स्पेसिफिक टाइम पे बेस ईयर 2011-12 है। टाइम टू टाइम बेस ईयर जो है वो चेंज होते रहते हैं। क्लियर। लेकिन अभी 2011-12 चल रहा है, तो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जब GDP कैलकुलेट की जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल GDP कहते हैं, और यही जो है वो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। नहीं तो मेंशन होता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि ये GDP जो है वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट हुई है, यानी कि आज के प्राइस पे कैलकुलेट हुई है, या कांस्टेंट प्राइस पे यानी कि बेस ईयर के प्राइस पे इसको कैलकुलेट किया गया है। क्लियर। और दूसरा जो वो आ रहा है GDP एट करंट प्राइसेस। तो यहां पे जो आप लोगों को ये मैप आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश की GDP का मैप है, यानी कि 2019-20 में हमारी जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ हुई वो हुई
4.1%। तो ये किसकी बात हो रही है? जीडीपी एट फैक्टर, सॉरी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि मैं रियल जीडीपी की यहां पे बात कर रहा हूं। उसके साथ 2020-21 की मैं बात करूंगा तो क्योंकि कोविड का दौर था तो वहां पे हम लोगों को हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है वो नेगेटिव में होती हुई देखने को मिली, यानी कि यहां पे एक सेकेंड, यस, यहां पे जो हमारी जीडीपी है ये नेगेटिव में चलेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारी ग्रोथ के अंदर, क्योंकि सारा देश बंद था, ऑब्वियस सी बात है, उसका जो इंपैक्ट है वो हमारी हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर पड़ेगा। क्लियर? तो माइनस में जो है वो हमारे देश की जीडीपी चलेगी 2020 और 21 में। अब बात आएगा 2021 और 22, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी सी ओपन हुई, तो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा लास्ट ईयर के साथ होता है। जैसे मान लो आज हमने, हमारे देश ने जो वो 100 रुपया कमाया, कल को जब वो हमारे देश का जो जीडीपी है वो 110 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी जीडीपी परसेंटेज आ जाएगी या ग्रोथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10% की आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पे जो तीसरा है यानी कि 2021 और 22 जो करंट हमारा ईयर चल रहा है, यहां पे एस्टिमेशन है कि जो हमारी ग्रोथ है वो कितनी हो सकती है? वो 8.3% हो सकती है, क्योंकि आपने देखा ही है, नो डाउट कोविड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जितना सिवियर लॉकडाउन जो है वो हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020-21 में देखने को मिला था, उतना एक्सट्रीम लॉकडाउन जो है वो हमने इस बार नहीं देखा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रही। इवन कि जब लाखों केस भी आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर, तब भी हिमाचल ने जो वो अपनी बॉर्डर्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, जो पहले हम लोगों ने यानी कि लास्ट जो हमारा फिस्कल ईयर था उसके अंदर हमने देखा था। तो यही रीजन है कि अब हमारी जो एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड ग्रोथ है इस साल के लिए, यानी कि 21 और 22 के लिए, वो क्या है आपकी? वो है 8.3%। क्लियर? कहानी समझ आ रहा है? डन? तो एक समझ लो कि जो अभी हमारा जैसे मार्च चल रहा है, तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 2021-22 चल रहा है। क्लियर? उसके बाद जैसे ही हम अप्रैल में शिफ्ट करेंगे तो हमारा नया शुरू हो जाएगा 2022-2023। तो आज जो बजट आपका आएगा वो बजट क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर का प्रपोजल होता है, यही कारण आपका बजट जो होगा वो 2022-23 का बजट होगा। क्लियर? कहानी समझ आया? अब देखो यार, यहां पे ना बड़ा ये लिखा होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि ये सर एसआरई क्या है, एफआरई क्या है, एई क्या है। क्लियर? तो आपने इतना डिटेल में नहीं जाना है। होती कहानी क्या है कि जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो सारी एस्टिमेशन होती है, क्योंकि किसी भी ग्रोथ का, किसी भी चीज की वैल्यू को एक साल के अंदर कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी उसकी जो रियल वैल्यू है वो हमें 2, 3, 4 साल के बाद पता चलती है। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, ये जो एसआरई लिखा होता है, जैसे जब हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी हमारी जीडीपी है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो एडवांस एस्टिमेट लगता है कि भाई इतनी हो सकती है। फिर 10 महीने के बाद जो है वो हमारा फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट लगता है। फिर सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो 1 साल 10 महीनों के बाद लगता है। फिर थर्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो हमारा 2 साल 10 महीनों के बाद लगता है। तो कहानी है कि रिवीजन होता रहता है कि अच्छा इतना नहीं, 2% नहीं 3% था। जैसे अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि जो एस्टिमेटेड लास्ट ईयर जो एस्टिमेट किया गया था कि हमारी इकोनॉमी इतने परसेंट से डिक्लाइन करेगी, उतने से नहीं किया। लास्ट ईयर 6.6% से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड थी, यानी कि हिमाचल की इकोनॉमी -6.6% का एस्टिमेट था। लेकिन जब इस बार फर्स्ट रिवीजन हुआ 2020-21 का, तो वो कितना रह गया? -5.2%। तो रिवीजन में डाटा जो है वो चेंज होता है। लेकिन आपने इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, तो आपके इंस्टेंट कि आप इस मैप को देख के डिमोटिवेट हो जाओ, तो आपको चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहला यहां से जो काम की चीज है वो यही है कि 2021-22 के लिए हमारा 8.3% की एंटिसिपेशन है कि इतना एस्टिमेटेशन है हमारी कि इतना होगा, इतना होना चाहिए। लास्ट ईयर या 2021-20 और 21 में हमारा -5.2% आया, और 19 और 20 में हमारा जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 4.1%। क्लियर? तो पहला फैक्ट हिमाचल से रिलेटेड आप लोगों को पता चल गया कि हमारी हिमाचल प्रदेश की हमारी जो इकोनॉमी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रही है। अब हम एक बार जो है वो हिंदुस्तान या हमारे देश की जीडीपी को देख लेते हैं। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की अगर मैं बात करूंगा, अब यहां पे आपने ये याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अगेन क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोगों को प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिले हैं, यही कारण है, यही रीजन है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। देखिए, अगर मैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 2018-19 की बात करूंगा तो 140.03 लाख करोड़ की थी इंडिया की। ये इंडिया की बात हो रही है। जहां पे जीएसडीपी लिख दिया जाएगा या जहां पे आप जीएसडीपी लिखोगे, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। क्लियर?
क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमी सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस अगले साल 2019-20 में 145 लाख करोड़ के आसपास थी, और जो ग्रोथ हमने रजिस्टर की वो कितनी थी, 4.0%। और हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्रोथ जो थी वो हमने रजिस्टर की थी यहां पे 4.1%। तो हिमाचल प्रदेश की जो परफॉर्मेंस थी 2019-20 में वो इंडिया के से थोड़ी सी बेटर थी। सेकेंडली 2020-21 की अगर हम बात करेंगे, जहां पे हमें हालात जो है वो ज्यादा खराब लगे, क्योंकि कोविड का दौर था, कोविड का टाइम था 2020-21 में, यहां पे हमारी जीडीपी जो है वो कम हुई यहां जीडीपी हमारी कम हुई 135.58 लाख करोड़। पिछले साल हमारी 145 करोड़ के आसपास थी। क्लियर? तो यहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला कितना, -6.6% का। जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो वहां पे -7.7% की एस्टिमेशन थी, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है। तो ये डाटा आपने नहीं याद रखना है, आपने बस इसको याद रखना है कि इंडिया, क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर भी जीडीपी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितना नेगेटिव में गया पिछले साल के मुकाबले, -6.6%। और इस साल एस्टिमेशन है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट से ग्रो करेगी, वो 9.2% से ग्रो करेगी। क्लियर? क्योंकि कोविड में वैसे ही नीचे चलेगी तो ऑब्वियस बात है चांसेस है कि फिर से हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। तो पहला डाटा समझ आ गया आपको। तो ये बेसिकली ना जो परसेंटेज है ना, इनके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, यहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा रफ सा जो है वो आइडिया ले लेना कि अच्छा 145 था, 135 था, जो भी है। क्लियर? तो पहली चीज तो ये थी। अब अगर हम सेम जो हमारा कांस्टेंट प्राइसेस हैं वहां पे अगर कैलकुलेट करेंगे जीएसडीपी को हिमाचल प्रदेश की, तो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 2019-20 में हमारी थी 1,21,000 करोड़ के आसपास। क्लियर? 2020-21 में क्योंकि कोविड का इंपैक्ट था तो यहां पे हमें कम होती हुई देखने को मिलेगी 1,14,814 करोड़। क्लियर? क्लियर? तो यहां पे जो ऑब्वियस बात है डिप हुई है हमारी जीडीपी, तो हमारी जीडीपी जो है वो हमें -5.2%। तो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश ने 2020-21 का जो फिस्कल ईयर था वहां पे नेगेटिव में ग्रोथ जो है उसको रजिस्टर किया था। क्लियर? और लास्ट है कि अब हिमाचल प्रदेश की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ कितनी हो सकती है इस साल, यानी कि जो हमारा 21 और 22 का फिस्कल ईयर है, तो वहां पे चांसेस हैं कि 8.3% हो सकती है। क्लियर? तो आपने ये जो डाटा है बस आपने फोकस करना होता है इनके ऊपर कि कौन सा ईयर पूछा गया है और उसके साथ साथ जो वो कितने परसेंट की ग्रोथ या कितना डिक्लाइन जो है वो रजिस्टर किया गया है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? कहानी समझ आ रहा है? थोड़ा सा समय ज्यादा लगा रहा हूं क्योंकि नए बच्चों के हिसाब से भी चीजों को पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां पे ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्लियर? दूसरा, अब हम जीडीपी को कंपेयर कर लेते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर। तो करंट प्राइसेस के ऊपर 2019-20 में 200 लाख करोड़ के आसपास था। क्लियर? अब देखिए ऑब्वियसली बात है कि करंट प्राइसेस पे आप कैलकुलेट करोगे तो जीडीपी की फाइनल वैल्यूज इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन को काउंटर या इन्फ्लेशन उसमें खत्म नहीं होगी जो कि कांस्टेंट प्राइस पे हो रही थी। क्लियर? तो यहां पे देखिए 19-20 में 200 है, यहां पे 19-20 में जो 145 लाख करोड़ के आसपास थी। क्लियर? और उसके साथ साथ करंट प्राइसेस 2021-22, ये जीडीपी एट करंट प्राइसेस, इसका मतलब है कि मैं इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं। जो ग्रोथ रेट रजिस्टर हुई है मार्केट प्राइस के ऊपर वो सिर्फ -1.4% है। तो पेपर में देख लेना कि कांस्टेंट प्राइस पूछा है कि करंट प्राइस पूछा है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है वो रियल जीडीपी की बात हो रही है, यानी कि जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। सिर्फ जीडीपी शब्द लिखा है, उसके साथ कोई कांस्टेंट करंट नहीं लिखा है, तो अपने आप उसको कंसीडर करना है, मानना है कि वो किसकी बात हो रही है, वो आपकी कांस्टेंट प्राइस की बात हो रही है। लेकिन अगर लिखा हुआ आया तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो हमारी इन्फ्लेशन -1.4% रजिस्टर हुई। क्लियर? अब हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2019-20 में जो वो 1,59,000 के आसपास थी। क्लियर? करोड़ के आसपास थी। और 2020-21 में यहां पे भी हमें डिप आता हुआ देखने को मिला अगेन ड्यू टू कोविड, और यहां पे हमारी जीडीपी जो वो -1.6% गई। क्लियर? तो यहां पे बस ध्यान रखना है कि करंट प्राइस के ऊपर सवाल है या कांस्टेंट प्राइस के ऊपर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? ये एक मैप दिया गया है जहां पे इंडिया और हिमाचल प्रदेश की जीडीपी को 2011-12 से लेके 2020-21 तक कंपेयर किया गया है। क्लियर? 21-22 जो है वो हमारे एस्टिमेटेड है ना, एडवांस एस्टिमेट्स हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट रिवाइज आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, तो वो तो चलिए बाद की बातें हैं। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में डाटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में हम लोगों को प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए। तो प्रॉपर फैक्ट दिया गया है। देखिए यहां पे जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब ये हिमाचल प्रदेश की करंट प्राइसेस के ऊपर जो जीडीपी है स्टेट की हमारी,
उसकी कैलकुलेशन है। ये हमारे देश की जीडीपी की कांस्टेंट प्राइसेस, जहां पे बेस ईयर लिखो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2011-12, तो मैंने आपको बता दिया कि 11-12 यहां पे क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्लियर। तो सबसे पहले होपफुली आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्लियर दिख रहा होगा। पिछली बार बहुत सारे लोग लास्ट ईयर कह रहे थे कि सर स्क्रीन पे आप खड़े हो जाते हो, हमें डाटा नहीं दिखता। इस बार मैंने स्क्रीन को इस साइड कर दिया ताकि आपको डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से दिख सके, क्लियर। अब देखिए ये इंडिया का, ये साइड पे लेफ्ट साइड पे हिमाचल प्रदेश का है, यहां पे इंडिया का है, क्लियर। तो सेम इंडिया का जो है वो आपका देखिए यहां पे भी जीएसडीपी लिख दिया हुआ, ठीक है जी। जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस और ग्रोथ रेट आ गई, यहाँ पे जीडीपी आएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस आ गई और यहाँ पे ग्रोथ आ गया। तो शायद मिसप्रिंट ही होगा और तो कोई रीजन नहीं हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे जीएसडीपी हिमाचल का आ गया, ये जीडीपी होना चाहिए, जीडीपी जो है वो आपका इंडिया का आ गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रोथ रेट की आप बात करोगे तो ये हमारा जो है वो करंट प्राइसेस के ऊपर ग्रोथ रेट है। करंट प्राइसेस के ऊपर हिमाचल प्रदेश 2012-13 में 13.9, 14.4, 13-14 में, 14-15 में 9.5, देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। और 2020-21 में जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, माइनस चला गया ड्यू टू कोविड, कितना हो गया आपका, -1.6% हो गया। अब सिमिलरली अगर इंडिया के साथ कंपेयर किया जाएगा, पूरी ना हमारी जीडीपी के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो अगर मैं करंट प्राइसेस के साथ बात करूंगा तो -1.4 आ जाएगा। अगर मैं कांस्टेंट प्राइसेस की ग्रोथ की बात करूंगा तो इंडिया का जो वो -6.6% है और हिमाचल का जो ग्रोथ रेट है हमारा कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर वो कितना है, -5.2% है, क्लियर। तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा जो रेलेवेंट रहता है ना, वो ये 2-3 साल का जो वो लास्ट के 2-3 साल का डाटा जो वो ध्यान रख लो। बाकी तो बस ये इंफॉर्मेशन दी गई क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है, क्लियर। क्योंकि ये प्रॉपर हमारे लिए पेपर के लिए नहीं बना है, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए बना हुआ है, सरकारी दफ्तरों के लिए भी बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को जो एग्जाम में चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है, वो रहती है कि जो लेटेस्ट डाटा है वहां से सवाल पूछे जाएगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि 2019-20 में जो अभी हमने पढ़ा वो सेम टेबल फॉर्म में यहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी पूछा भी जाता है। वैसे हिमाचल में एनालिसिस के ऊपर सवाल नहीं आता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 2012-13 से लेके 2019-20 तक हमारे देश की जो जीडीपी है या हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है वो हमेशा इंक्रीज हुई है या हमेशा डिक्रीज हुई है। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स मानने के लिए भी आपके पास ये डाटा होना चाहिए, जहां पे आपको इन फ्लक्चुएशंस के बारे में जो आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी वगैरह में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर, लेकिन हिमाचल में तो नहीं देखे हैं मैंने भी पर्सनली, तो आप भी इतना टेंशन मत लीजिए। पर अगेन डाटा जो है उसको ऑब्जर्व जरूर करिए कि कैसा पैटर्न बन रहा है, कैसे ईयर टू ईयर डिक्रीज या इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अगर इंक्रीज है तो क्यों है, डिक्रीज है तो क्यों है, क्लियर। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, डाटाज हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो आपने जो लास्ट के 2 हैं उन्हीं के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए इसके साथ साथ जो हमारे जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, डिफरेंट हमारे 5 ईयर प्लान बनते थे। लास्ट जो है हमारा 12th 5 ईयर प्लान बना, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो है वो हमने एनुअल प्लानिंग ही देखी। तो यहां पे थोड़ा सा आप फर्स्ट जब प्लान बना ना, अब देखो वहां पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 56 का था, क्लियर। इसके दौरान हिमाचल प्रदेश जो है वो +1.6% से ग्रो किया, यानी कि हमारी जो जीडीपी थी वो पॉजिटिव में थी, प्लस में ग्रो की +1.6%। और अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूंगा तो इंडिया की जीडीपी जो है वो +3.6%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना जो है वो इंडिया की जीडीपी हिमाचल की जीडीपी से फास्ट ग्रो कर रही थी, क्लियर। तो ये डाटा क्योंकि स्टार्टिंग का फर्स्ट हमारे 5 ईयर प्लान का डाटा है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेस कर सकता है कि हिमाचल की स्थिति स्टार्टिंग में कैसी थी और आज की अगर हम लोग बात करें, आज की क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए धीरे धीरे चलिए, यहां पे बहुत पीछे है। अब मैं जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान है वहां पे आ जाता हूं। तो जो 12th 5 ईयर प्लान है वहां पे हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है उन 5 सालों में 7.2% से ग्रो की, और जो इंडिया है उसकी यानी हमारा देश जो है उसकी जीडीपी 7.1% से ग्रो की। तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम जो देश का स्पीड का लेवल था जो स्टार्टिंग में हम 2-2.5 गुना के आसपास पीछे थे, हमने उसको अचीव कर लिया, क्लियर। तो यहां पे आपको जो लेटेस्ट डाटा है ये फिर से देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन के रूप में जो दिया गया है ये वही डाटा है जिसको हमने पढ़ा 21-22 में। जो हिमाचल प्रदेश है एंटिसिपेशन है 8.3% की, इंडिया की एस्टिमेशन है 9.2% की। तो ये डाटा, ये वाले जो लास्ट के 2-3 डाटाज हैं, पहले जो हमारा फर्स्ट प्लान है, फर्स्ट ईयर प्लान है, उसका जो डाटा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ ना फिर भी कभी कभी कैच रहता है कि जैसे अब मैं देख रहा हूं कि सारे पॉजिटिव हैं,
सिर्फ दो जगह मेरे को नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एक यहां पे मेरे को नेगेटिव देखने को मिल रहा है 78, 79, 79, 80 के बीच में, क्लियर, जब फाइनेंशियल जो 5 ईयर प्लानिंग जिसको सस्पेंड किया गया था, और उसके साथ मेरे को नेगेटिव देखने को मिल रहा है यहां पे ना 2020-21 में। तो यहां पे ये वाला जो इरा है, ये यहां पे गवर्नमेंट आपकी चेंज हुई थी, डिफरेंट सरकार यहां पे आई थी, जिसका इंपैक्ट हमें हिमाचल प्रदेश की नेगेटिव ग्रोथ के रूप में देखने को मिला। और यहां पे जो माइनस आ रहा है, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, तो आप सब लोगों को पता ही है ये कोविड के कारण हो रही है। तो बेसिकली कभी कभी जब हम टेबल देखते हैं तो हम थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी को भी ट्रेस करते हैं। देखिए जैसे मैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर्स की बात करूंगा तो कभी भी नेगेटिव नहीं गया है, हमेशा पॉजिटिव रहा है। बस अभी जो है वो -6.6% से हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि कम हुई है ड्यू टू कोविड। तो जो पैटर्न है ये इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं, क्योंकि यहां से आपका थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो यहां पे बढ़ता है। लेकिन अगेन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो मेमोराइज करना है, आपने जो याद करना है, वो सिर्फ डाटा, यानी कि जो लास्ट के 2-3 ईयर्स हैं या पहले स्टार्टिंग के जो ईयर्स अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ उसी डाटा, उसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हमने मेमोराइज करना है। यहां तक कहानी सबको समझ आ रहा है, क्लियर। अब देखिए यहां पे मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को साथ साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि दोनों के डाटा जो है वो बहुत ओवरलैप हो रहे हैं, क्लियर। यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो चैप्टर 1 में दी गई है, चैप्टर 2 क्योंकि वो स्पेसिफिक ग्रोथ की बात कर रहा है, या स्पेसिफिक हम लोगों को जीडीपी की सेक्टरल वाइज एनालिसिस कर रहा है, तो वहां पे ज्यादा बेटर डाटा दिया हुआ है। यही कारण है हम लोग मिक्स करके चीजों को चल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा साथ साथ चलेगा। तो अगर मैं अगेन, अब जैसे जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी को बेसिकली 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस, जो उसकी एलाइड सर्विसेज हैं उनको कंसीडर किया जाता है। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज वगैरह आती है, थर्ड में जो है वो हमारी सर्विसेज वगैरह आती है, क्लियर। तो अब देखिए, अब यहां पे जो है वो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है, यहां पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, दैट इज जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब जीवीए का मतलब क्या रहता है? देखिए 2015 में सरकार ने क्या डिसाइड किया था? सरकार ने डिसाइड किया था कि अब हम जीडीपी की जगह जो है वो जीवीए के थ्रू देश की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। 2018 में इसको वापस ले लिया गया, यानी कि आज हम जीडीपी के थ्रू ही इनकम को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बीच में ऐसा लिया गया। दोनों में फर्क क्या था? जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है कंज्यूमर साइड के ऊपर होती है, यानी कि मेरे टाइम पे गुड्स की एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू क्या है अगर मैं कंज्यूमर हूं। जो जीवीए है इसकी जो कैलकुलेशन होती है ये सप्लायर या प्रोडक्शन साइड के ऊपर होती है। नन तो इन्फ्लेशन वगैरह को मिनिमाइज करने के लिए, टैक्सेस या सब्सिडीज को कॉम्पनसेट करने के लिए जो वो जीवीए को डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया। लेकिन जीबीए की खासियत क्या थी? जीबीए की खासियत क्या थी? जीबीए जो है वो सेक्टर वाइज एनालिसिस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस थी। यही कारण है कि आज भी हम लोग सर्वे में, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम हिमाचल की बात करें, वहां पे हमें जीबीए की रेफरेंस देखने को मिलती है, स्पेशली तब जब सेक्टोरल एनालिसिस होती है, जैसे एग्रीकल्चर की है ना। एग्रीकल्चर के अंदर जो अलग अलग फॉरेस्ट्री की होगी, माइनिंग की होगी, तो यही रीजन है कि जब एग्रीकल्चर को हम डिस्कस करेंगे और एग्रीकल्चर के अंदर हम सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे तो वहां पे जीवीए को यूज किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन साइड से इसकी कैलकुलेशन रहती है। तो अगर मैं बात करूंगा 2020-21 की, तो सबसे पहले तो आप देखिए जो वर्स्ट हिट था वो हमारा -12.0% से, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ओवरऑल, जो हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज हैं, वो -12.0% से जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। यानी कि अगर 100 रुपए पहले कमाया था तो 88 रुपए जो है वो अगली बार हमें इन सर्विसेज से या प्राइमरी सेक्टर से देखने को मिले, या प्राइमरी सेक्टर ने जो फाइनल वैल्यू है, या सॉरी जो जीवीए है उसमें के अंदर अपनी वैल्यू को ऐड किया। तो यहां पे देखिए, ऑब्जर्व करिए, यहां पे ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब सेक्टोरल एनालिसिस हो रही है इसकी, तो यहां पे जो ग्रोथ रेट थी वो -8.6% थी, क्लियर। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी हमने नेगेटिव ग्रोथ जो है वो ओवरऑल रजिस्टर की। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, अगर ना मैं यहां पे एनिमल हस्बेंड्री को अलग कर दूंगा ना एग्रीकल्चर से, तो एनिमल हस्बेंड्री में पॉजिटिव चीजें देखने को मिली, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री जो मिल्क वगैरह है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट कोविड का नहीं पड़ा, क्योंकि जो कंजम्पशन थी ये एसेंशियल आइटम्स का हिस्सा था, तो जो कंजम्पशन इनकी वो कहीं ना कहीं चलती रही। तो यहां पे भी अगर डिवीजन होगा तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। दूसरा आ जाएगा दैट इज योर फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, क्योंकि हैवी लॉकडाउन लगा हुआ था स्पेसिफिक टाइम पे, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते थे, पेड़ काटने नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो जिसका इंपैक्ट जो है, या पेड़ों से जो कलेक्शंस होती थी वहां नहीं जा सकते थे, तो जिसका इंपैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के जो प्राइमरी सेक्टर के हमारे सब सेक्टर्स हैं, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, उसके ऊपर भी पड़ा। ये -19.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है उसमें भी कमी हमें देखने को मिली। तीसरा आ गया हमारा दैट इज योर फिशिंग।
तो फिशिंग जो है यहां पे हम लोगों को ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। जो माइनिंग एंड क्वेरिंग है अगेन यहां भी ये भी बंद ही थी, तो यहां पे हम लोगों जो है वो -6.8% की कॉन्ट्रैक्शन देखी, यानी कि कमी देखी। तो यहां पे सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है एक्सेप्ट फिशरीज। तो ये आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है, दैट्स इट, बाकी तो सारा माइनस में ही है। तो ये तो प्राइमरी सेक्टर की डीप एनालिसिस है। अब हम सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर मूव करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां तो बड़ा प्रॉब्लम था, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, लेबर जो है वो मूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया जो है हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है वो सीवियर लॉकडाउन के अंदर था। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी -7.3% की ग्रोथ हमने रजिस्टर की, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हमने रजिस्टर की। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमारी -12.3% की रही। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई एसेंशियल आइटम्स है, यहां पे हम लोगों ने जो, और घरों में लोग रह रहे हैं, यहां पे जो है वो हम लोगों ने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की। तो देखिए ये स्टेटमेंट देना कि सब कुछ ही माइनस में गया था, ये शायद गलत है। और जब हम सेक्टोरल यानी कि अलग अलग सेक्शंस को डीपली डिस्कस कर रहे हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे जो है वो हमने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की, सेम जीबीए 2020-21 में। क्लियर, डन। टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे 2021 की, क्लियर, ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पे जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो माइनस में रजिस्टर की गई, -2.1%। अब देखिए यहां पे ट्रांसपोर्ट बंद था, -24.5%। बाकी सर्विसेज में हमें जो है वो +6.4% देखने को मिला। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी +2.8% देखा। रियल एस्टेट में -2.0%। फाइनेंशियल सर्विसेज हिट की। उसके साथ साथ जो होटल वगैरह है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो देखा गया। क्लियर। तो ये जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने इस स्पेसिफिक फैक्ट के ऊपर जो ज्यादा इसको तवज्जो देनी है, यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने ज्यादा जो है वो फोकस करना है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे नेशनल जो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है उसका क्या स्टेटस है। तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर अगर हम लोग मूव करेंगे तो सबसे पहले नेशनल लेवल के ऊपर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाएगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब जो देश की इनकम है, कितने लोग हैं और हर एक इंसान की कितनी एवरेज इनकम आती है। क्लियर। तो सिमिलरली जैसे जीडीपी भी हमारी कैलकुलेट की जाती है करंट प्राइसेस के ऊपर, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, वैसे ही हमें जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें, जो हमारा सर्वे है उसमें सिर्फ करंट प्राइसेस के ऊपर ही कैलकुलेट होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को देख लो। अगर मैं करंट प्राइसेस की बात करूंगा नेशनल लेवल के ऊपर, तो करंट प्राइसेस के ऊपर 1,32,115 है नेशनल लेवल की इनकम। अगर मैं 2019-20 की बात करूंगा, अगर मैं 20-21 की बात करूंगा तो 1,26,855 है। अगर मैं कांस्टेंट प्राइसेस रियल इनकम की बात करूंगा 2019-20 की तो 94,270 है। क्लियर। और अगर मैं 20-21 की रियल इनकम की बात करूंगा तो 85,110 है। ऑब्वियस बात है देश की कमी कब होगी तो हमारी भी कमी होगी। तो यहां पे हम लोगों को डिक्लाइन देखने को पड़ा, कितना, -9.7% का। सेकेंडली अगर पर कैपिटा नेशनल इनकम की हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो यहां पे करंट प्राइसेस के ऊपर ही कैलकुलेट हुई है। तो करंट प्राइसेस के ऊपर 2019-20 में 1,85,000 है और 2020-21 में 1,83,000 है। डिक्रीज देखने को मिला है कितना, -1.3% का। क्लियर। और 2021-20 यानी कि अभी की जो करंट एस्टिमेशन है वो है हमारी 2,01,854। क्लियर। जिसका मतलब यही है कि 2021-22 यानी कि जो फिस्कल ईयर हमारा खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको यहां पे कोई बड़ा सीवियर और हैवी लॉकडाउन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला, तो यहां पे जो ग्रोथ हमारी है वो है 10.1%। क्लियर। तो चांसेस हैं कि इस बार जो है वो, क्योंकि एडवांस एस्टिमेट है, देखेंगे एफआरई यानी कि जब फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें क्या होता है। लेकिन अभी तक आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि 2021-22 में जो एडवांस्ड एस्टिमेट है कितना हो सकता है वो है 2,01,854। पिछले साल 2020-21 में 1,83,000 है, 1,83,333 है और करंट प्राइसेस के ऊपर 1,85,728 है। किस ईयर के लिए, हमारा 2019-20 के लिए। क्लियर। तो ये डाटा जो है, ये फैक्ट जो है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। चांसेस है कि यहां से जो है वो आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर जो है वो कंपैरिजन है, करंट प्राइसेस के ऊपर कंपैरिजन है 2011-12 से लेके 2020-21 के बीच में। ज्यादा ध्यान जो है वो अपने डाटा के ऊपर देना है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉपर बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में हम लोगों ने ग्रोथ देखी है। तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा। तो हिमाचल प्रदेश की जितनी जीडीपी है, हिमाचल प्रदेश की जितनी जीडीपी है 1950-51 में, 1950-51 में
57.9% जो हमारी इनकम हुआ करती थी वो कहां से आती थी, प्रदेश की जो इनकम हुआ करती थी वो एग्रीकल्चर से आती थी। देश में भी ऐसा ही था, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी इनिशियल स्टेजेस पे थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। 1967-68 तक आते आते थोड़ी सी कम हुई एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन और 55.5% होगी। 1991 तक आते आते 26.5% होगी। 2020-2021 यानी कि अभी तक जो है वो, या अभी जो हमने लेटेस्ट हमारे एस्टिमेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इन टोटल जीडीपी वो कितना रह गया है हमारा, 9.64% आ गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कम देख रहे हैं। वैसे ऐसे माना जाता है कि जैसे जो डेवलप्ड नेशंस के साथ भी जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जो सर्विस और इंडस्ट्रीज है उनका शेयर ज्यादा रहता है, एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो कम होता है। और हमारा देश जहां पे जो लैंड है वो कम है, लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारे बाकी मोड्स हैं, बाकी सेक्टर्स, उनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे इंडस्ट्रीज को देखो तो 1950-51 में सिर्फ 1.1% हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा था। 67-68 तक आते आते 5.6% हो गया। 1991 तक आते आते 9.4% हो गया, और अब जो है वो 28.9% है। क्लियर। और सिमिलरली अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूंगा तो 50-51 में 5.9% है, 67-68 में 12.4% है, 1991 में 19.8% है, और 2021 में जो है वो 44.7% है। तो सर्विस सेक्टर देख लो कि कैसे बूम आया है, स्पेशली जब मैं लास्ट के 20-30 सालों की बात करूंगा। क्लियर। तो ये जो डाटा है ये फैक्ट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस डाटा से हम लोगों को पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर जब उसका शेयर कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। हॉर्टिकल्चर आप सब लोगों को पता ही है, स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जो आय है उसका बहुत बड़ा स्रोत है। क्लियर। बस ये है कि जो बाकी सेक्टर्स है उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो किया, जिसके कारण उनका जो शेयर है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमारी इकोनॉमी के अंदर। बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हमेशा से ही हिमाचल प्रदेश के अंदर रही है और फ्यूचर में भी रहेगी। इसके साथ साथ कुछ और डाटा है, फैक्ट्स है जिनको याद रखना है। फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो 2019-20 में 15.94 लाख मीट्रिक टन जो है वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ। 2020-21 में कमी आई 15.28 लाख मीट्रिक टन की। चांसेस हैं 2021-22 में, एंटिसिपेशन क्या है कि ऑलमोस्ट इतना होने की संभावना है, इतना ही होता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 16.75 लाख मीट्रिक टन जो है वो हमारा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन 2021-22 में होने की चांसेस है। क्लियर। फ्रूट प्रोडक्शन की मैं बात करूंगा 2019-20 में 8.4 लाख मीट्रिक टन था, 2020-21 में 6.24 लाख मीट्रिक टन है। एंटिसिपेटेड ग्रोथ जो वो 6.91 लाख मीट्रिक टन की है 2021-22 में। और उसके साथ साथ 2021-22 में जो टोटल एरियाज फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो है 1549 हेक्टेयर। ये डायरेक्टली जो वो फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। वेजिटेबल प्रोडक्शन 2019-20 में 18.61 लाख टन का है। वेजिटेबल प्रोडक्शन 20-21 में 18.67 लाख टन का है, और 21-20 की जो एस्टिमेशन है यानी कि 18.50 टन जो है उस साल होने की संभावना है, और इतना ही होगा क्योंकि ये जो बनता है ये एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट होते हैं। क्लियर। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों के जो फैक्ट्स हैं, अगेन ध्यान रखना, एज इट इज पूछते हैं कि भाई फ्रूट प्रोडक्शन कितनी है तो मीट्रिक टन में ये ऑप्शन होंगे, और चांसेस है कि 18 में भी कंफ्यूज करते हैं कि दो ऑप्शन में 18.61 और 18.78, तो वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यही कारण है जो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इनको थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है और अपना इनको जो है वो अपने मेमोराइज करना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट फ्लो है उसके ऊपर भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टूरिस्ट फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है वो है 2021 तक का। क्लियर। तो देखो यहाँ पे दो ईयर को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2020 की अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो 31.70 लाख आए, फॉरेनर जो है वो 43,000 आए, टोटल टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो 32 लाख के आसपास था। सबसे बड़ा कारण था कोविड, सीवियर लॉकडाउन इस टाइम पे लगा हुआ था। 2021 की अगर हम बात करेंगे तो टूरिस्ट बढ़े, इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, 56.32 लाख आए। बट प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इंटरनेशनल आपने देखा ही अभी कि इंटरनेशनल जो हमारे फ्लाइट्स हैं उनकी शुरुआत कुछ समय पहले ही हुई है। यही कारण है कि स्पेसिफिक टाइम पे जो हमें फॉरेन टूरिस्ट है वो बहुत कम, 5,000 के आसपास ही आता हुआ देखने को मिला। क्लियर। और टोटल टूरिस्ट जो है वो 56.37 लाख के आसपास जो है वो हम लोगों को इस साल आते हुए देखने को मिले। अब देखिए बिफोर कोविड कितने टूरिस्ट थे, 172 लाख के आसपास, और हमेशा हमारे यहाँ पे जो है वो बहुत टूरिस्ट आया है। बस 2 सालों में जो वो टूरिस्ट कम हुआ है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट टूरिज्म सेक्टर के ऊपर पड़ा है, जो कि जग जाहिर है। क्लियर। तो यहां तक ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, होपफुली आपको इनके बारे में जो आइडिया लग रहा होगा।
अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कोविड के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि कोविड का किस किस सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा और हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। इसके साथ साथ जो हमारा जनरल ओवरव्यू है इकोनॉमी का, तो वहां पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मल्टीपल स्कीम्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया है। क्लियर? अब ना एक चीज समझने की कोशिश करो, नॉर्मली जो स्कीम्स है वो वहीं पे ही आती हैं जिस सेक्टर को या जिस इंडिविजुअल को सहायता या सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी की मैं बात करूंगा तो वहां पे जो ओल्ड एज है यानी कि हमारे बुजुर्ग है, ऑब्वियसली बात उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। सेकेंडली जो हमारे यहाँ पे वुमेन है उनको भी स्पेशल असिस्टेंस की आवश्यकता है, चाहे वो बिजनेस करने के लिए जो है वो स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। क्लियर? चाहे वो है ना जब शादी करवाने के लिए स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। क्लियर? चाहे बच्चा पैदा हो रहा है तब स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। सिमिलरली हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर के लिए भी हमें स्पेशल असिस्टेंस लेके आनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो जो पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए भी स्पेशल असिस्टेंस जो है वो हमें लेके आनी पड़ेगी। हमारे लिए या हमारे है ना गाँव में जो है वो बहुत ज्यादा ये जो बंदर हैं या सुअर हैं ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो उसके लिए जो वो हमें स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। जो नए लोग हैं, यूथ है, वो अपना बिजनेस तो शुरू करना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके लिए जो है वो हमें असिस्टेंस चाहिए। तो आसान भाषा में जो स्कीम्स बनती हैं, जो प्रोग्राम बनती हैं, वो नीड्स के अनुसार बनती है। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को पढ़ते हैं तो वहां से हम ये विजुलाइज कर लेते हैं या हमें आइडिया लग जाता है कि ये चैलेंजेस, ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम जो शायद इस जगह के ऊपर होंगे, इस क्षेत्र के होंगे। क्लियर? यही कारण है कि स्कीम या प्रॉब्लम जो या ये पॉलिसी जो है वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। तो मल्टीपल स्कीम्स है। जैसे सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी स्कीम की मैं बात करूंगा, जहां पे जो है वो मेनली पेंशन के साथ स्पेसिफिक स्कीम को जो रिलेट किया जाता है। तो यहां पे हमारे यहां पे पेंशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर 60 साल के बाद लग जाती है। क्लियर? तो 60 से लेके 69 ईयर्स तक जो पेंशन है वो पहले 700 रुपया हुआ करती थी, पिछले साल जो है वो 850 पर मंथ कर दी गई। क्लियर? और जो लोग 70 साल से ऊपर के हैं, क्लियर, जो लोग 70 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको अब जो है वो 1500 रुपए पर मंथ की पेंशन जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जो 60 और 70 की एज है वहां पे जो पेंशन लगेगी तो वो बीपीएल फैमिलीज को लगेगी, लेकिन 70 के बाद जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सरकार के द्वारा जो वो पेंशन दी जाती है। वहां पे कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। 70 से कम अगर किसी को पेंशन चाहिए, 60 और 70 के बीच में किसी को पेंशन चाहिए, 60 और 69 के बीच में, 69 के बीच में किसी को पेंशन चाहिए, तो वहां पे सरकार का इनकम क्राइटेरिया है। सब लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको सरकार के द्वारा जो है वो क्या दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है। क्लियर? ये बड़ी जरूरी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने गवर्नेंस को बेटर करने के लिए, ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए हम लोगों का यही तो प्रॉब्लम रहता है अपने पॉलिटिशियंस से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, कि मिलते नहीं है, मिलते ही नहीं है। एक बार जीत के चले गए फिर तो खबर आती है कि भाई जी शिमला है या दिल्ली बैठे हुए हैं, आप लोगों के गांव में, आप लोगों के जो गली है उसमें तब तक नहीं दिखेंगे। जैसे अब चांसेस हैं कि अब हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, ये मैं कुछ लोगों के बारे में ही कह रहा हूं और ये आप लोगों को भी पता है। तो यही कारण था सरकार ने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों तक पहुंचे, उसके लिए जो है वो जनमंच की शुरुआत की। तो जनमंच में जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोगों से जाके मुलाकात करते हैं, उनकी ग्रीवियंसेस को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम है जो हम लोग हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे और सरकार के द्वारा जब इस कदम को उठाया गया, जो अप्रिशिएबल है। कितना इफेक्टिव है दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन, लेकिन अप्रिशिएबल है, क्योंकि जो चीजें हैं, चेंजेस या ट्रांजिशन जो वो बहुत ग्रेजुअल होती है, वो कभी भी फास्ट ट्रांजिशन नहीं होती है। तो जनमंच जो है वो सरकार के द्वारा 2021 नवंबर तक जो है वो 232 जनमंच जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। उनमें 53,000 के आसपास जो वो टोटल ग्रीवेंसेज आई और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा 93% जो कंप्लेंट्स थी उनको रिजॉल्व कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस है। अगर ऐसा हुआ है तो यहां पे जो है वो ये चीज काबिले तारीफ है। डन। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर सेवा संकल्प हेल्पलाइन। अब चीफ मिनिस्टर ने, देखिए ये सारे के सारे गवर्नेंस के पैरामीटर हैं। गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है और रिस्पॉन्सिवनेस, ये बड़ी जरूरी होती है, बड़ी आवश्यक होती है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा रहा है कि जनमंच पे सब आएंगे तो पता चलेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो सीएम ने जो है वो स्पेशल हेल्पलाइन भी डिजाइन की है, जिसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्टली जो इनका नंबर है 1100, ठीक है, इसके ऊपर जो वो कॉल कर सकते हो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको बता सकते हो, या ईमेल भी कर सकते हो। लेकिन ये जो ईमेल है वो अपने सरकारी टाइम के अनुसार ही करनी है, या कॉल जो है वो अपने 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही करनी है।
मंडे टू सैटरडे। क्लियर, कहानी समझ आया? तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा 3.21 लाख ग्रीवियंसेस रिसीव की गई हैं और 86% जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया गया है। अगेन अप्रिशिएबल है। और हिमाचल वैसे भी गवर्नेंस, लोग भी अच्छे हैं। क्लियर, जहां लोग प्रॉब्लमेटिक होते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने में। जहां लोग अच्छे हैं तो आप लोग देखना यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, यहाँ पे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियन अच्छे हैं, यहाँ पे लोग अच्छे हैं। जहां पे लोग थोड़े से टेढ़े हैं वहां पे आपको सारी चीजें टेढ़ी होती हुई देखने को मिलेगी। तो गवर्नेंस में जब भी आप देखते हो कि हिमाचल को हमेशा गुड गवर्नेंस में जो है वो टॉप 2 टॉप 3 में जो वो हमेशा हिमाचल रहता है, तो इसके कुछ ना कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना। तो यहां पे जैसे देखिए कहानी सिंपल सी यही है कि जो वुमेन है, स्पेशली जो एल्डरली वुमेन है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता रहती है। तो यही कारण है उन्हीं के लिए जो है, उन्हीं के लिए जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ने जो है वो एक स्पेशल पैसा या एक स्पेशल पेंशन स्कीम शुरू की है जिसमें 1,000 पर मंथ दिया जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 60 to 69 के बीच में अगर किसी को पेंशन चाहिए होगी तो इनकम क्राइटेरिया है, लेकिन वुमेन के लिए जो है उस इनकम क्राइटेरिया को खत्म कर दिया गया है। क्लियर, तो 1,000 पर मंथ जो है वो सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना के अंतर्गत जो है वो वुमेन को दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत 39,641 वुमेन जो है उनको बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट स्कीम है अटल आशीर्वाद योजना। जैसे कि जब भी हिमाचल प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो 12 अलग अलग चीजें जो है वो सरकार के द्वारा, जिसको न्यू बॉर्न किट कहा जाता है, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद सरकार के द्वारा जो है वो किट प्रोवाइड की जाती है जिसमें बच्चे का सामान होता है, वुमेन का सामान है ना, जो माता है उसका सामान होता है। 12 आई थिंक, अगर मैं सही डाटा बोल रहा हूँ, 12 चीजें अलग अलग जो है वो दी जाती हैं। तो ये स्पेसिफिक जो किट है ये जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, इसकी जो कीमत है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा ये 1200 के आसपास पड़ती है। तो जब भी बच्चा पैदा हो रहा है कहीं बेबी, तो वहां पे हॉस्पिटल के द्वारा जो ये किट न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदर को प्रोवाइड की जा रही है। अंडर कौन सी स्कीम? अंडर अटल आशीर्वाद योजना। इसके साथ साथ नेक्स्ट है दैट इज मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है इसकी शुरुआत सरकार के द्वारा 2018 में की गई। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे आप सब लोगों ने शायद प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के बारे में सुना होगा। तो जिस फैमिली को या जहां पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं वहां पे ये स्कीम जो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, इसके अंतर्गत जो है वो वुमेन को एलपीजी सिलेंडर जो है वो फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे उन फैमिलीज को जिनके पास किसी भी तरह का गैस कनेक्शन नहीं है। और इस स्पेसिफिक स्कीम को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जो लकड़ी, देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि बड़े पहले सरकार ने जो है वो एक स्कीम चलाई थी 70s में कि लोग जो हैं वो, शायद पता ही होगा ना, हमारी साइड जो गोबर के उपले होते हैं, ठीक है, अब अलग अलग पहाड़ी में हम लोग अलग अलग शब्दों से उसको पुकारते हैं। तो जो गोबर के उपले रहते हैं तो बड़े पहले जो है वो उन्हीं को यूज किया जाता था फॉर द हीटिंग पर्पस, यानी कि खाना वगैरह बनाने के लिए उसी को यूज किया जाता था। तो गवर्नमेंट ने तब स्कीम चलाई थी कि यार ये तो बहुत ज्यादा जो है वो एनवायरमेंट के लिए डेट्रीमेंटल है, एनवायरमेंट के लिए क्या, ह्यूमन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, क्योंकि उनसे जो गैस निकलती है पता है आपको बहुत हैजार्डस होती है। तो सरकार ने कहा कि काम करो, इनको उपलों को रिप्लेस करो और वुड के साथ उसको रिप्लेस करो। क्लियर, तो फिर वहां पे लोगों ने जो वो वुड यूज करनी शुरू कर दी। अब सरकार कहती है कि वुड को भी रिप्लेस करो क्योंकि इससे धुआं उड़ रहा है, एनवायरमेंट के लिए तो नुकसानदायक है, साथ में हम लोगों के लिए भी नुकसानदायक है, जो हमारे जो माएँ बहनें या जो हमारे भाई हैं, क्लियर, जो भी चूल्हे में खाना बना रहे हैं उन सबके लिए डेट्रीमेंटल है जो भी खाना बना रहा है और लकड़ी को यूज कर रहा है। वैसे ये अलग बात है कि गांव में बड़ा मुश्किल है इस चीज को समझाना, बट अगेन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है डायरेक्ट धुएं को कंज्यूम करने का, उसको रिप्लेस किया जा सकता है बाय यूजिंग एलपीजी। क्लियर, तो यही कारण है ये स्पेसिफिक स्कीम, उज्ज्वला स्कीम भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को लॉन्च किया गया उन परिवारों के लिए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है और वो उज्ज्वला स्कीम का हिस्सा नहीं है। डन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2018 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इस स्कीम का आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव वही है, लोगों की मदद करना बिजनेसेस शुरू करने में। अगर मान लो मैं कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो सरकार जो है, अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा हूं तो उसके ऊपर मेरे को सब्सिडी देगी, अगर मेरे को लोन की आवश्यकता है तो मेरे को लोन देगी और उसके ऊपर सबवेंशन का मतलब जब जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर सब्सिडी सरकार दे देती है। जैसे मान लो 10% का इंटरेस्ट मैंने देना है, सरकार ने बोला 2% सबवेंशन है, तो इसका मतलब है कि 2% जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट देगी और 8% जो है वो मैं दूंगा। क्लियर,
तो लोन किसी को चाहिए तो लोन में भी सरकार सब्सिडी देगी, यानी कि सहायता करेगी आपके, और उसके साथ साथ जो मशीनरी आप लोगे उसके ऊपर भी सरकार जो वो सब्सिडी देगी। यहाँ पे जो वुमेन है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल प्रोविजंस वुमेन के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई वुमेन जो है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रही है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? जैसे आसान भाषा में वुमेन जो है उनको 30% तक की जो सब्सिडी है वो मशीनरी के ऊपर मिल जाएगी, और अगर बाकी कर रहे हैं उनको जो वो 25% तक की जो है वो मशीनरी मिलेगी। क्लियर? और यहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो कितना है, वो है 40 लाख तक का जो है वो आपका अमाउंट है। क्लियर? इसके साथ साथ अगर 40 लाख तक का कोई लोन ले रहा है तो वहां पे 5% सबवेंशन जो है, 5% सबवेंशन जो है वो सब, यानी जितना इंटरेस्ट होगा वो 5% जो वो सरकार अपनी तरफ से भरेगी। तो काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अंडर दिस स्कीम लोगों को जो है वो लोन दिए जा रहे हैं। क्लियर? तो ऐसा माना जा रहा है कि इस स्पेसिफिक स्कीम के अंदर 4,862 प्रोजेक्ट जो हैं उनकी शुरुआत की गई है, और टोटल 8,060 करोड़ रुपया, 860 करोड़ रुपया जो है वो सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है। क्लियर? यहां तक कहानी समझ आ रही है सबको? इसके बाद है दैट इज मुख्यमंत्री सहारा योजना। मुख्यमंत्री सहारा योजना का मतलब है कि अगर किसी भी परिवार में या कोई भी इंडिविजुअल जो बहुत ही किसी सीरियस इलनेस से गुजर रहा है, आमदन का कोई सहारा नहीं है, तो वहां पे इस स्कीम के अंतर्गत उसके अटेंडेंट या उसको जो है वो 3,000 रुपए की मंथली असिस्टेंट जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ वीकर सेक्शंस के लिए है, और जो वो पैसा है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम। मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम का मतलब क्या है कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं है, तो यहां पे स्किल डेवलपमेंट का सरकार सबसे पहले कोर्स करवाएगी। जब स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाएगी तो मेरे को 25,000 पर मंथ जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद बिजनेस शुरू करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो 30 लाख रुपए तक की जो है वो असिस्टेंस देगी। ये बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है जहां पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, इंफ्रा जो वो प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सके। तो वहां पे सरकार के द्वारा वो 30 लाख तक का जो सपोर्ट है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को 3 साल तक दिया जाएगा। क्लियर? ये इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर उस बिजनेस को दिया जाएगा। तो अभी तक जो है वो 191 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, और 12 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं, क्लियर, वो खुल चुके हैं, जहां पे ये सारे 191 स्टार्टअप जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो वो यूथ के लिए है। नेक्स्ट है बेटी है अनमोल। बेटी है अनमोल का मतलब सिंपल सा यही है कि जहां पे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हमारे यहाँ पे परिवार हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे ही बेटी पैदा होगी 21,000 रुपया जो सरकार के द्वारा उनके खातों में जमा करवा दिया जाएगा। ये 2 बच्चियों तक, 2 पहली 2 जो गर्ल चाइल्ड होंगी उन तक जो है ये पैसा दिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद है स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम का सिंपल सा मतलब है 11th क्लास में जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, और 10वीं में जिनको जो है वो जो 10th में जिनके जो 10th में टॉप 100 है, क्लियर, उनको जो है वो 1 लाख पर स्टूडेंट जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल कोर्स के लिए जो वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन 10th क्लास। क्लियर? नेक्स्ट है प्राकृत खेती कुशल किसान योजना। कुछ नहीं है, खेती या किसानों को कैटल शेड्स बनाने के लिए असिस्टेंस दी जा रही है 80% की। क्लियर? प्लास्टिक ड्रम्स के लिए असिस्टेंस दी जा रही है 75% की। पेस्ट कंट्रोल के लिए असिस्टेंस दी जा रही है 75% तक सरकार जो असिस्टेंस दे रही है। उसके साथ साथ जो वो वन टाइम असिस्टेंस जो वो शॉप स्प्रेड के लिए दी जा रही है 50,000 रुपए की। क्लियर? इसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी है, ताकि बेसिकली जो प्राकृतिक खेती कुशल योजना है, प्राकृति मतलब नेचुरल जो आपकी फार्मिंग है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाए, और यहाँ पे किसी भी तरह के जो केमिकल्स हैं उनको यूज ना किया जाए, वो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ जो वो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इस स्पेसिफिक स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो खेतों के अंदर हमारे जानवर घुस जाते हैं, उन जानवरों के को उनके वो जानवर जो वो खेतों के अंदर ना आए, प्रॉपर फेंसिंग आउटसाइड जगह जो है खेत के आसपास जो है वो की जाए। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है वो 80% तक की सब्सिडी जो है, 80% की सब्सिडी जो है वो फेंसिंग के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पे जो बेसिकली होगा क्या, फेंस लगेगा और उस फेंस में इलेक्ट्रिक शॉक होगा। तो जैसे कोई जानवर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसको शॉक लगेगा, चांसेस है वहां से वो भाग जाएगा। क्लियर? वो शॉक बहुत हैवी नहीं होता है, बस इतना होता है कि कोई खेत के अंदर नहीं जाएगा। डन? तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो आपके एसपीवी टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जो है वो सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिस सोलर पैनल से जो है वो उन फेंसेस को सपोर्ट मिलेगी, उन फेंसेस को जो वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो ट्रांसफर की जाएगी।
क्लियर। तो ये कहानी जो है वो सिंपल सी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो फेंसेस के लिए 80% की सब्सिडी और वो जो सोलर पैनल लगे उसके लिए 60% की सब्सिडी है। तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है हिम केयर। तो हिम केयर जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो आयुष्मान भारत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आप लोगों का एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, एक आपके परिवार का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होगा 5 लाख पर ईयर। क्लियर। हर साल 5 लाख तक रुपया जो है, या 5 लाख तक के जो हेल्थ के खर्चे हैं वो सरकार के द्वारा जो इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर होंगे उनके उठाए जाएंगे। यहां पे प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, लेकिन देखिए प्रीमियम क्या है, अगर कोई बीपीएल फैमिलीज और मनरेगा वर्कर है तो उसका 0 प्रीमियम है, उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सरकार जो है वो 5 लाख तक का उसकी परिवार को, परिवार में 5 लोग होने चाहिए, अगर उस परिवार में 7 लोग हैं तो 5 का एक पैकेज बन जाएगा और जो 2 बच गए वो दूसरे में आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उस परिवार के ऊपर 2 अलग अलग जो पैकेज है वो एप्लीकेबल होंगे। क्लियर। तो 0 प्रीमियम अमाउंट जो पे करना है वो 0 है। जो एकल नारी है, आंगनवाड़ी वर्कर है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, उनको 365 रुपया, मतलब हर दिन जो है वो 1 रुपया देना है, 365 रुपया पर ईयर देना है। और जो बाकी हैं, क्लियर, इनके अलावा जो बाकी लोग हैं वो 1000 रुपया पर ईयर देंगे और उनके पूरे परिवार को जो है वो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्पेसिफिक टाइम तक 4.62 लाख फैमिलीज जो है वो रजिस्टर हो चुकी हैं। क्लियर। और 1.2 लाख बेनिफिशरीज जो है उसका फायदा उठा चुके हैं, जिसमें 129.97 करोड़ रुपया जो है उसका बेनिफिट, यानी कि इतने का हेल्थ जो है या इंश्योरेंस जो है लोगों के द्वारा क्लेम किया जा चुका है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो 2 ही चीजों के ऊपर है, या तो हेल्थ के ऊपर है या एजुकेशन के ऊपर है। क्लियर। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, और अगर अच्छा किसी ने करवाना है, ऑपरेट करवाना है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो प्रयत्न किए जाते हैं ये हम सब लोगों तक को पता भी होना चाहिए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको उन लोगों तक पहुंचाना जो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता नहीं है। और आप क्योंकि अवेयर हो, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड दिस न्यूज। क्लियर। अपने गांव में, अपने शहर में, क्लियर, इस चीज को बताओ ताकि लोग जो वो अवेयर हो, और जो हेल्थ, जहां पे बहुत सारे लोग बिल्कुल छोटी छोटी बीमारी का भी क्योर नहीं कर पाते, क्लियर, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो उनका देहांत हो जाता है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ना हो। तो यही कारण है सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, सपोर्ट उठाई जाती है, तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी रहती है कहीं ना कहीं वो लोगों तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वो पहुंचे। नेक्स्ट है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए, क्लियर, तो टैक्स टू जो जीडीपी रेशियो है, जीएसटीपी रेशियो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि जितनी जीडीपी है उसका कितने, जैसे मान लो 10 रुपए टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो 100 रुपए की जीडीपी, तो 10% जो है वो आपकी रेशियो आ जाएगी। तो यहां पे जो अब आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया होना चाहिए। क्लियर। तो टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसटीपी जो है वो 2020-21 में टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा तो 8.45% के आसपास है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो वो 1.57% आएगा। डन। क्लियर। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको ना आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, आपके जो जिस्ट होगी उसके ऊपर इसको शेयर किया गया है। ये बेसिकली है कि जैसे मान लो 59,556 है टेस्ट पर लाख, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कितने टेस्ट हुए, यानी कि अगर 1 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर है तो एवरेज कितने टेस्ट हुए, तो 59,556 लोगों के जो है वो टेस्ट करवाए गए। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो अगर मैं बात करूंगा फेर्टिलिटी रेशियो कितनी है, यानी कि जैसे फेर्टिलिटी रेशियो 1.5% है, इसका मतलब है कि अगर 100 लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो उनमें से 1.5 यानी 1 या 2 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई है। क्लियर। तो ये फैक्ट है, डाटा है, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेना। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कोविड है उसका इंपैक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या पड़ा। तो यहां पे देखो, ये देखिए, ये प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है। यहां पे 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिमाचल प्रदेश की, उनकी बात है। सबसे पहले ये जो ब्लू वाली है ये क्रॉप्स की बात हो रही है, फूड क्रॉप्स की बात हो रही है। ये जो रेड वाली है ये लाइव स्टॉक्स यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ये जो ग्रीन वाली है ये किसकी बात हो रही है, ये फॉरेस्ट्री की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ब्लू की बात करते हैं। तो देखिए 2019-20 में जो ग्रोथ रेट थी वो 20.3% थी। क्लियर। और 2021 तक आते आते -12.4% होगी। रीजन समझ आ गया क्यों है, और चांसेस हैं कि 2021-22 में ये फिर रिवाइव करेगी 12.9%। पहली चीज तो क्रॉप्स जो है उनकी प्रोडक्शन बीच में कम हुई थी, अब चांसेस हैं कि शायद क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो फिर से इंक्रीज होगी। सेकंड, लाइफ स्टॉक की मैं बात करूंगा 9.9%, 5.6%
8.8%, ऑलमोस्ट स्टेबल रहा। तो लाइफ स्टॉक के ऊपर वैसे भी, क्योंकि एसेंशियल में आती है इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है स्पेसिफिकली, तो इसके ऊपर वैसे भी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। तीसरा आ गया फॉरेस्ट्री, सब बंद था, 8.9 तो पॉजिटिव है, -19.6 अब धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है 0.8%। क्लियर। तो ये बेसिकली जो इंपैक्ट है कोविड का वो हम लोग प्रॉपर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, जहां पे हम डाटा दे सकते हैं कि क्रॉप्स के ऊपर और फॉरेस्ट्री के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ा। सेकेंडली, अगर हम सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, ये ब्लू कलर मैन्युफैक्चरिंग का है, कंस्ट्रक्शन का रेड कलर है। तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है 0.9 से -7.3% और 11.3%। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूंगा 2019-20 में 0.9% वैसे कम थी, और बुरे हाल हो गए -12.3%। और अब चांसेस हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो इंक्रीज होंगी और 13.3% तक जो है वो जाएंगी, क्योंकि अब रिवाइव कर रही है इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो उसको भी फायदा मिलेगा। टर्सरी सेक्टर की मैं बात करूंगा तो टर्सरी में ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ट्रांसपोर्ट स्टोरेज की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सब बंद था 19-20 में तो पॉजिटिव था। क्लियर, 3.3% है डन। जो हमारा 2020-21 था वहां पे -24.1 है, अब जो है वो चांसेस है 19.1% से ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर मैं सर्विस जो इंसिडेंटल ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेटेड उनकी मैं बात करूंगा, क्लियर, तो वहां पे 2.4% था पहले, बाद में माइनस में 11.1% गया, और अब चांसेस है कि 16.2% जो वो ग्रो करेगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं होटल इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, ट्रेड्स की मैं बात करूंगा, तो ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रही, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री है वो -78.7%। देखिए अब आपको लग रहा होगा इतना डाटा कौन याद रखेगा, लेकिन ये डाटा आप याद रख लेना, यहां से जो है वो आप एक लाइन में होटल एंड रेस्टोरेंट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है कोविड का उसको असेस कर सकते हो, जहां पे -78.7% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की गई। टूरिस्ट के इनफ्लो की बात की जाए तो टूरिस्ट 2020 में -81.33% जो है उसका ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम लोगों ने रजिस्टर की, और अब 21 में जो है वो 75 जब सब बंद था और खुलेगा तो ऑब्वियस बात है जो ग्रोथ है वो आप लोगों को पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले नंबर ज्यादा था, ग्रोथ कांस्टेंट थी टूरिस्ट फ्लो की, लेकिन क्योंकि पहले इतना कम चलेंगे तो वहां पे 2 लोग भी आएंगे, 100 लोग भी आएंगे, तो वो पॉजिटिव में ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कोविड को टैकल करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल कदम उठाएंगे। क्लियर। और देखिए कहानी सिंपल सी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा हिट है, तो ऑब्वियस बात है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो है वो सरकार के द्वारा लोन, सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किए गए, मोरेटोरियम पीरियड दिया गया, 1 साल तक लोन नहीं देना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो टोकन टैक्स हैं, स्पेशल रोड टैक्स हैं, उनमें 1 साल तक जो है वो सरकार के द्वारा कंसेशन दिया गया। होटल इंडस्ट्री को भी सब्सिडाइज्ड लोन जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए। क्लियर। तो आसान भाषा में जिनके ऊपर जो जो इंपैक्ट पड़ा वो सरकार ने उसको कॉम्पनसेट किया। जो डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी है उसका जो बेसिक वेज है उसको सरकार के द्वारा इंक्रीज किया गया। ये टेबल देख के जो आप लोग आइडिया लगा सकते हो, क्लियर, कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है पर मंथ 7300 रुपया हो गया, पिछले 4 साल पहले 2850 रुपया होता था। तो इस पूरे के पूरे डाटा से जैसे दिहाड़ी जो है वो 300 रुपया डेली हो गई है, 4 साल पहले जो है वो आपकी 90 रुपये हुआ करती थी। क्लियर। तो 300 रुपये जो है वो डेली आपको दिहाड़ी देखने को मिल रही है अभी, वैसे 4 साल पहले भी इतनी कम तो नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंगली जो है वो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर। इसके साथ साथ देखिए टीचर्स की सैलरी में कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये लास्ट 4 इयर्स का जो है वो पार्डन, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मैंने गलत रीड किया, इसको ऐसे रीड नहीं करना है, ये गलतियां हो जाती हैं लेकिन आप नहीं करोगे। देखिए ये बेसिकली है कि 4 साल में कितना इंक्रीज हुआ, पार्डन, ये 4 साल पहले का अमाउंट नहीं है, ये 4 साल में कितना इंक्रीज हुआ ये अमाउंट, 4 साल में कितना इंक्रीज हुआ। जैसे 2850 रुपया इंक्रीज हुआ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, 2200 रुपया इंक्रीज हुआ मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। तो ये सारा अमाउंट की बात हो रही है। दिहाड़ी वालों के लिए जो है जो डेली वेजेस है उनका 210 होता था, उनका 90 रुपया, तो मैंने गलत रीड किया था, सॉरी। ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं देखिए टीचर्स में 4678, 4678, 4678। क्लियर। तो ये सारा इंक्रीमेंट जो हमें देखने को मिला है। तो आसान भाषा में अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उन्होंने जो लोग हैं उनके पैसे को भी इंक्रीज किया है। तो ये वेजेस इंक्रीज होना कहीं ना कहीं जो कोविड क्राइसिस से जो कहीं ना कहीं जो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उसको टैकल करने के लिए शायद ये काफी जरूरत है या काफी जरूरी है। तो ये थे हमारे जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डाटा। तो आप लोग उसको रीड करिए, पढ़िए। जो जिस्ट है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है
हिमाचल प्रदेश जी की तूफानी पहाड़ी, उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।